बसंतगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रमेश का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन था। रमेश दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उससे अपने पूरे परिवार का पेट भरता। यह देखकर रमेश के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास न अपना घर है और न ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। पर परेशान मत हो शारदा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। रमेश ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रमेश हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन रमेश भोलाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। भोलाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। रमेश अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि भोलाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। भोलाराम को उदास देखकर मोहन तुरंत भोलाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? रमेश की बात सुनकर भोलाराम को गुस्सा आ गया और वह रमेश से गुस्से में बोला, अरे, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल, यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमेश की बात सुनकर भोलाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे रमेश, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो वे हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा, रमेश, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे रमेश, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा।
अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ रमेश, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ रमेश, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रमेश ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ रमेश, वह क्या तरीका है? रमेश ने भोलाराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर भोलाराम रमेश से कहता है, अरे वाह रमेश, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है रमेश, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। रमेश फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन रमेश, मनोहर और संदीप नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने भोलाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। यह तो ठीक है, पर आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भोलाराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। भोलाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी। चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपकी यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। रमेश वहां से जाने लगता है। तभी मनोहर और सुधीर ने रमेश को रोककर यह पता लगाने के लिए कहा कि भोलाराम ने उनके बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो,
काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि भोलाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले भोलाराम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं वहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वह मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? भोलाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी भोलाराम से बहस हो गई थी, तब उसने मुझसे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार मनोहर सेठ और सुधीर सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनकी यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। मनोहर और सुधीर रमेश की चापलूसी से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। रमेश की मेहनत ने मनोहर और सुधीर का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम सुधीर और मनोहर अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि रमेश अब तक भी काम कर रहा था। रमेश भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो रमेश। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मनोहर और सुधीर खेत को रमेश के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब मनोहर और सुधीर अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि यह क्या है। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीबें सोचनी शुरू की। तभी रमेश वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, यह पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? रमेश देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? यह तो बहुत गंभीर बात है। हाँ रमेश, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहां से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने मारकर यहाँ गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें।
तीनों को आपस में खुसर पुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। रमेश, मनोहर और सुधीर थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। मालिक, एक बात कहूं, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबा दिया गया होगा। सुधीर फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और रमेश की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी रमेश को बता दी। सुधीर की बात सुनकर रमेश ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। क्या क्या कहा मालिक? आपने यह जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। मनोहर ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी रमेश को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद रमेश ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ रमेश भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जान या जमीन? रमेश, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो आप इनको सच बता दो कि जमीन भोलाराम की है। अरे रमेश, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ भोलाराम की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ भोलाराम को। और जब भोलाराम जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से इस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाएंगे और जमीन भी आपके पास ही रहेगी। रमेश की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह रमेश भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए। रमेश ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत सेठ भोलाराम से लिया था। वह जब खुद फंस गए तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। तुम बोल रहे थे ना कि इस जमीन के कागजात मेरे नाम के हैं। नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप रमेश से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ भोलाराम के यहाँ काम करता था। बोलो रमेश, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, यह जमीन सेठ भोलाराम की है। मनोहर सेठ और सुधीर सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। रमेश की बात सुनकर थानेदार ने कहा, सेठ भोलाराम को बुलाने के लिए कहो। रमेश, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ भोलाराम को बुला कर लाओ। रमेश तुरंत जाकर सेठ भोलाराम को बुला लाता है, परंतु भोलाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब यह लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है, बल्कि सेठ भोलाराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसता देख सुधीर ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर रमेश से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, यह जमीन सेठ भोलाराम की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन भोलाराम की है? हमारे यहाँ के थानेदार तो कह रहे थे कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन भोलाराम की है। नहीं साहब, हमने भोलाराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब सरपंच के कहने पर वहां से चले जाते हैं। सरपंच ने भोलाराम से कहा, अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? भोलाराम बोला, अरे साहब,
यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी, इसलिए मैंने और रमेश ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों के मुंह से सच निकलवा सकें। भोला राम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हमारी साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। रमेश को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ भोला राम और रमेश की मिली भगत थी। अब उनके पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई सहारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ भोलाराम को वापस दे देंगे। मनोहर और सुधीर दोनों सरपंच और सेठ भोला राम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देख भोला राम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ भोला राम ने अपना केस वापस ले लिया। ठीक है मनोहर, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत मत करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ भोला राम ने रमेश को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। रमेश, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो रमेश, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। इस तरह रमेश ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।